हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए बिना देर किए जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, जो कि आपके क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर को पढ़ाने का एक ही जो है उद्देश्य है। देखिए, आप सभी लोग जो 12th के बच्चे हैं, ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो आपका यही लास्ट में डिमांड होता है। यही एक डिमांड क्या कहें, एक जो है एक ऑब्जेक्शन होता है कि जो है केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है, रिएक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे तमाम बातें जो है आप करते हैं लास्ट में और ब्लेम करते हैं केमिस्ट्री बहुत बेकार सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेकार सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसी समस्या को देखते हुए जो है हमने एक जो है कोशिश करी है। आप जब भी जो है 12th में केमिस्ट्री नहीं समझ पाते हो, जब आपने 11th की बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़कर जो है आप चले आते हो। 11th में आप ऑर्गेनिक पढ़ते नहीं हो ध्यान से, और जा करके 12th में आपको कहाँ से शुरू करना होता है। 12th में आपको शुरू करना होता है हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन या हेलो एरीन से, ठीक है ना। अब यहाँ से आप शुरू करते हो और आपको पता है हेलो एल्केन में आप ज्यादातर जो है देखोगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस आप देखते हो वहां पे जो है होते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है 11th में चीजें पढ़ी नहीं है और 12th में उसको जाकर के अप्लाई कर रहे हो तो कैसे हो पाएगा, नहीं होता है। इसी समस्या को देखते हुए जो है ये जो सीरीज शुरू हुई है ये 11th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आपको 11th से कुछ पोर्शन यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला हम आपको जो है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे सबसे पहले। इस चैप्टर का पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है आईपीएससी सिस्टम सीखना, ठीक है, आईपीएससी नेमिंग सीखना। और यहाँ से हम आईपीएससी नेमिंग जो नॉर्मल कल्चर है या जो है नामकरण है, ठीक है, इसमें हम आईपीएससी सीखेंगे। बट आईपीएससी सीखने से पहले हमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में जो है जानकारी रखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जुड़ जाइए फटाफट और एक प्यार सी मुस्कान के साथ में शुरू करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सभी लोग बिलीव करिए, ठीक है, एट द एंड आप लोगों को केमिस्ट्री एकदम से हलवा लगने लगेगा। तो सभी लोग जो है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। मेरे साथ सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे, आप अपना नोट्स बनाएं, सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। जैसे जैसे मैं यहाँ कराता रहूंगा आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग लगाइएगा कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक क्या चीज है, किस बला का नाम है कार्बनिक। तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक है, कि ऐसे यौगिक जो कार्बन कंटेन करते हो, जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन पाया जाता हो, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो कार्बनिक यौगिक में जिसमें कार्बन पाया जाता हो, आपको पता है कार्बन क्या होता है, यही सी, सर सी फॉर कैट होता है, नो नो नो, सी फॉर कार्बन, ठीक है। यहां हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन। सो कार्बन जो है सी, इसका प्रतीक होता है, आपको पता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार 12। चलिए
अब इसके एक जो है बेसिक जो इस चैप्टर में हमें यूज होने वाला है, इसका एक जो है एक फाउंडेशन जो बनाएगा, इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी है इसकी कार्बन की चतुसह संयोजकता, कार्बन की चतुसह संयोजकता, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, कार्बन जो है तरह तरह के यौगिक बनाता है। कार्बन एक बहुत बड़ी फैमिली बनाता है, ठीक है। कार्बन की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, ठीक है ना। सो कार्बन की चतुसह संयोजकता क्या होती है, आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। इस हिसाब से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,4 बनता है, और यानी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। अतः ये बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता है भाई बॉन्ड कौन बनाता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। अतः यह बॉन्ड बनाने के लिए कितने जो है 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, मतलब 4 सहसंयोजक आबंधीय बनाता है, ठीक है। जो कार्बन है ये क्या करता है, 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है, और इसी के वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसकी जो फैमिली होती है बहुत बड़ी होती है, तरह तरह की यौगिक बनाता है। कार्बन का परिवार बहुत बड़ा होता है, तो ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जब इतना बड़ा परिवार है तो स्टडी के जो है अध्ययन की सुविधा के लिए इसको अलग अलग शाखाओं में बांटना भी जरूरी है, ठीक है। अलग अलग शाखाओं में बांटना भी जरूरी है, और उसी चीज को हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। बात समझ में आया, ठीक है। कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे सपोज दैट मान लो एग्जांपल देखना चाहे जैसे मीथेन हो गया, ठीक है ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका हो गया CCl4 हो गया। तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इतना नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लेंगे फटाफट। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बेटा, अब देखिए जो कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, यानी जितने ऑर्गेनिक या कह लो जितने कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, इन कार्बनिक यौगिकों को 2 तरह से बांटा गया है, ठीक है। इन कार्बनिक यौगिकों को 2 तरह से बांटा गया है, ठीक है। एक तो डिवीजन इनका है, जो पहला डिवीजन है, ठीक है, ये होते हैं खुली श्रृंखला के यौगिक। नोट करते चलिएगा सभी लोग, क्या होते हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक, ठीक है ना। और जो दूसरे होते हैं, सेकेंड नंबर जो होता है वो होते हैं बंद श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिक और बंद ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ओपन चेन, COMP मतलब कंपाउंड, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड, और दिस इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। अच्छा इसी को हम जो है एक और नाम से जानते हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक, या इसी को बोलते हैं विवृत, क्या बोलते हैं, विवृत, ठीक है ना, श्रृंखला, विवृत श्रृंखला के यौगिक, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं विवृत श्रृंखला के यौगिक, इसी को बोलते हैं समवृत श्रृंखला के यौगिक, ठीक है ना, विवृत श्रृंखला के यौगिक और समवृत श्रृंखला के यौगिक, ठीक है। चलिए और नाम है इनका, इसी को बोलते हैं अचक्रीय यौगिक, इसी को बोलते हैं अचक्रीय यौगिक, और इसको बोलते हैं
चक्रीय यौगिक, क्या बोलते हैं, चक्रीय यौगिक, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। नॉन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड, इसको ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिक तक ही। बात समझ में आया, खुली श्रृंखला के यौगिक और बंद श्रृंखला। चलिए देखते हैं खुली श्रृंखला के यौगिक क्या होते हैं और बंद श्रृंखला के। खुली श्रृंखला के यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक, ठीक है। ये आगे हम क्लियर करेंगे। चलिए, अभी विव्रत मतलब जिसमें व्रत ना हो, अचक्रीय मतलब जिसमें चक्र ना हो, ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है, खुली श्रृंखला, ठीक है। बात समझ में, चलिए आगे हम इसमें पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं, आगे चल के ये भी दो तरह से होते हैं, ठीक है ना, आगे चल के ये भी कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। एक होते हैं आपके पहला हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है जी, वह कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने हो, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन कहलाए। और जो दूसरा है वो कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन से डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, बात समझ में आया। और ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब देखिएगा, हाइड्रोकार्बन भी दो होते हैं, आपको पता है। पहला जो होता है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा होता है बी नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए नोट करेंगे सभी लोग इतना, क्लासिफिकेशन समझ में आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक दो तरह से बांटे गए, खुली श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक। और इसी प्रकार विवृत श्रृंखला के यौगिक भी कहते हैं इनको, अचक्रीय यौगिक और एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। अब ये दो प्रकार के हो गए, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। बात समझ में आया, ठीक है। सैचुरेटेड जो है कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बात क्लियर है, सभी लोग नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब बात करते हैं बंद श्रृंखला की, ठीक है ना। अब बात करेंगे बंद श्रृंखला के यौगिक, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे सभी लोग। अब देखिए, जो चक्रीय यौगिक होते हैं या बंद श्रृंखला के यौगिक होते हैं, ये फिर से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं हमारे समचक्रीय, एक होते हैं समचक्रीय यौगिक, और एक होते हैं हमारे विषम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है ना। चलिए नोट करिएगा। अब समचक्रीय यौगिक में भी जो है दो प्रकार के होंगे,
समचक्रीय यौगिक में भी दो प्रकार के होंगे। एक होता है हमारा एलिसाइक्लिक, क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक यौगिक, और एक होता है एरोमेटिक, क्या होता है, एरोमेटिक। बात समझ में आया, ठीक है। एक एलिसाइक्लिक होता है और एक एरोमेटिक होता है, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक होगा एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, नोट करिएगा फटाफट। तो इस तरह से जो होता है ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। और इसमें भी एरोमेटिक यौगिकों में भी दो होते हैं। एक होता है बेंजेनाइड, एक होता है बेंजेनॉइड, और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड। एक बेंजेनाइड होता है, एक नॉन बेंजेनाइड होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा फटाफट, नोट कर लेंगे कॉपी में। सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, यस सारी चीजें क्लियर है एकदम से। चलिए मिटाया जाए। मिटाया जाए। चलिए अब सबसे पहली बात हम करेंगे खुली श्रृंखला के यौगिक, या हम जो करेंगे बात एलिफैटिक यौगिक के बारे में, ठीक है ना। सबसे जो पहला हमारा बात होगा वो होगा खुली श्रृंखला के यौगिक, ठीक है, या बात करेंगे एलिफैटिक यौगिक, ठीक है ना। उसी को एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक भी कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारा वर्ड एलिफैटिक है, ठीक है ना, जो वर्ड एलिफैटिक है आपको बता दें, पहले समझ लेते हैं खुली श्रृंखला के यौगिक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए खुली श्रृंखला के यौगिक क्या कहते हैं वो देखिए, तो नोट करिएगा सभी लोग, जिन यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में, जिन यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में प्रथम कार्बन, C1 का मतलब प्रथम कार्बन, या फिर ऐसे समझ लो प्रथम कार्बन तथा अंतिम कार्बन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। जिन यौगिकों में कार्बन की कार्बन श्रृंखला में प्रथम और अंतिम कार्बन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला, ठीक है। अब ये जो है ब्रांचेड भी हो सकते हैं, अनब्रांचेड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो है
ये शाखित भी हो सकते हैं व अशाखित भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकते हैं। जैसे देखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब ये जो है ये फर्स्ट कार्बन और ये लास्ट कार्बन एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, अतः ऐसे यौगिक क्या होंगे, खुली श्रृंखला के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। क्या है ये, नॉर्मल ब्यूटेट, क्या है, नॉर्मल ब्यूटेट, ठीक है। इसी तरह से CH3 CH CH3 CH3, ये क्या है, ये है आइसोब्यूटेट। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इनको हम खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। नोट करिएगा सभी लोग फटाफट। और इन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलिफैटिक यौगिक पे। एलिफैटिक कंपाउंड, देखिए एलिफैटिक कंपाउंड यानी जो वर्ड एलिफैटिक है वो ड्राइव हुआ है ना, वो मिला है हमें एक ग्रीक, कैसा, ग्रीक, एक ग्रीक वर्ड होता है एलिफर, क्या होता है, एलिफर, ठीक है, एक वर्ड है एलिफर। एलिफर का मतलब होता है फैटी, एलिफर का मतलब होता है फैटी, मतलब वसीय, ठीक है ना। तो जो एलिफैटिक कंपाउंड है यानी जो एलिफैटिक वर्ड है वो ड्राइव हुआ है एलिफर वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, फैट, ठीक है ना। सभी लोग समझ गए, ठीक है, बात समझ में आया। एलिफैटिक वर्ड ग्रीक वर्ड एलिफर से, एलिफर से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब होता है फैटी वसी, ठीक है ना। बात क्लियर है, ठीक। और इसीलिए जो है सबसे पहले जो फैटी कंपाउंड होते थे उनको एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाता था, बट अब जो है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब जो होता है जितने ओपन चैन कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। बात क्लियर हुई। शुरू में जितने फैटी यौगिक थे, फैटी कंपाउंड थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था, एलिफैटिक कंपाउंड के रूप में उनको देखा जाता था। बट अब क्या होता है, जितने ओपन चैन कंपाउंड लाइक दिस तो जो है इनको हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। बात क्लियर हुआ। अब आपने जैसा कि पढ़ा कि जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं वह दो होते हैं, ठीक है ना, दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, तो पहले हम बात कर लेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, ठीक है ना, कंपाउंड जो कि बने हों किससे, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है ना। दोज कंपाउंड ठीक है ना, दोज कंपाउंड which are made of hydrogen and carbon is known as, is called हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आया।
मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। चलिए नोट करिएगा फटाफट, ठीक है। Those compounds which are made of hydrogen and carbon are known as, there are many numbers, so are called hydrocarbon, ठीक है ना। अब ये कितने तरह से होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल संतृप्त, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो जितने हमारे एल्केन होते हैं, जितने एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एल्केन बोले तो जिसमें कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, जो CnH2n+2 फार्मूले का पालन करता हो। बात समझ में आया। तो ऐसे हम जो है कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से संतुष्ट हो या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट हो, कोई एक वैलेंसी कम से कम, जरूरी नहीं है सारी हो, उनमें से अगर एक भी है तो वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। बात क्लियर हुई इतना, बात क्लियर हुई, नोट करिएगा फटाफट, नोट करेंगे, नोट करिएगा फटाफट। अब देखिए जो सेकंड यानी सिंगल डबल बॉन्ड से जो है, जिस कार्बन कार्बन जहां डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और जहां क्या बोलते हैं, जहां पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली समझ लीजिए, ठीक। जैसे एल्केन होता है, जैसे मान लो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना। एल्कीन्स क्या होते हैं, जैसे जो है एथीन, ठीक है ना, और एल्काइंस जैसे एथाइन, ठीक है। चलिए बात क्लियर हुई यहां तक, मिटाया जाए, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करेंगे, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, सारी चीजें मिटाया जाए। चलिए अब बात करेंगे हम जो है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हो गया, अब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न देखते हैं, क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रो, HC मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। बता दें, नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये HC क्या लिखे हैं, ठीक है, हाई कोर्ट तो नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। सो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जी,
जब हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, लाइक हम मान लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब हमारे सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, इस प्यारे से भाई के साथ, ठीक है ना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसके या हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसके जगह पर कोई एक एलिमेंट जोड़ दिया जाए, है ना, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाता है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोकार्बन, दिस इज हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव, ठीक है ना, दिस इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव। बात समझ में आया? समझ आई बात सभी को? तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह पे क्या जोड़ देंगे हम, कोई फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे जी? जैसे कि मान लो हमने OH जोड़ दिया, जैसे कि मान लो हमने X जोड़ दिया, ठीक है ना, जैसे कि मान लो हमने जोड़ दिया यहाँ पर, सपोज दैट जस्ट थिंक कि हमने जोड़ दिया यहाँ पर COOH जोड़ दिया, जैसे मान लो CHO जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब ये सब जो हमने जोड़ा यही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यही क्या है, फंक्शनल ग्रुप। आगे भी डिटेल में बताएंगे आप लोग को फिलहाल, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर जो हमें मिला वो क्या मिला, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब एक भी हाइड्रोजन निकल सकता है, एक से अधिक हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ठीक है। थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन से हाइड्रोकार्बन जी? जितने संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हिंदी भाषी लोग समझ लें, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इसी सिंगल बॉन्ड की उपस्थिति, क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एक तरह से ये हमारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए अब आप, आई होप आप लोग जो है बॉन्ड के बारे में अच्छे से समझते होंगे, ठीक है ना, आप लोग बॉन्ड के बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अगर आपको बॉन्ड के बारे में नहीं पता है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पता है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जो है कमेंट करेंगे कि आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो है वीडियोस चाहिए, तो उस पर हम जो है वीडियोस लेकर आएंगे। लेकिन जो है पहले यहाँ समझिए, केमिकल बॉन्ड होता है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और देखा जाए अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है ना, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल कार्बन वाले यानी सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाले जो भी यौगिक होते हैं, वो ज्यादातर क्या देते हैं, ज्यादातर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे अभिक्रिया देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी आगे बताएंगे, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, बड़ा लंबा जो है टॉपिक जाएगा ये। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, बात समझ में आया? रासायनिक रूप से क्या होते हैं, ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है, ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, ज्यादा सक्रिय नहीं होते, बात समझ में आया? रासायनिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं होते, ठीक है। बट हमारे जो असंतृप्त वाले भाई साहब हैं, देखो असंतृप्त, पहले ही नाम से ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यानी जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता हो या जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इनमें एक चीज होता है, ठीक है, एक चीज होता है पाई बॉन्ड। क्या पाया जाता है? पाई। भाई इसमें जो है जैसे देखो एक सिग्मा एक पाई पाया गया, तो देखो पाई बॉन्ड आया ना इसमें, तो जो पाई बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड जो होते हैं ये बहुत अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं,
ठीक है ना, ज्यादा ये टिकते नहीं, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी इनके बॉन्ड में नहीं होता है। अच्छा, ऐसा ना होने की वजह से क्या होता है, ये केमिकली बहुत रिएक्टिव होते हैं, यानी ये जो है रासायनिक रूप से ज्यादा सक्रिय होते हैं, ज्यादा सक्रिय होते हैं, ज्यादा सक्रिय होते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है, ये रासायनिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर ये जो है आगे जितने भी एल्कीन्स होंगी या एल्काइंस होंगी, ठीक है ना, ये ज्यादातर कैसे रिएक्शन देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। कैसे अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इट मींस एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ज्यादा है। और ये कौन सी प्रतिस्थापन क्रिया कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। तो आई होप आपको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं आपको, मुझे चेक करना चाहिए एक बार, ऑल इज क्लियर, वेरी गुड। चलिए, तो इस तरह से जो है ये होते हैं हमारे खुली श्रृंखला के, ठीक है, क्लियर हो गया, मिटाया जाए, चलो मिटा रहे हैं। अब इसके आगे बात करेंगे बंद श्रृंखला की, ठीक है, क्लोज चैन कंपाउंड, हेडिंग डालिएगा बंद श्रृंखला के यौगिक, ठीक है, या समृद्ध श्रृंखला के, नोट करिएगा, अथवा समृद्ध श्रृंखला के यौगिक, नोट कर लेंगे फटाफट। ठीक है, अब देखिएगा इसी को क्या बोलते हैं, समृद्ध। अब कौन होते हैं समृद्ध श्रृंखला के यौगिक, ठीक है, लिख लीजिएगा, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। वह कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन श्रृंखला में, वह कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन श्रृंखला में प्रथम कार्बन एवं अंतिम कार्बन, प्रथम कार्बन एवं अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला के यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ठीक है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके जो है प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला के यौगिक बोलते हैं या चक्रीय यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आया, चलिए, अब आपको पता है कि जो चक्रीय यौगिक होता है, जो चक्रीय यौगिक होता है ये दो तरह से होता है। पहला जो था हमारा समचक्रीय यौगिक, पहला क्या था, समचक्रीय यौगिक, ठीक है, इसको बोलते थे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक,
होमोसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय यौगिक। बात समझ में आया? ठीक है। अब समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं? ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके कार्बन जो रिंग में, ठीक है ना, ये जो कार्बन का समृद्ध श्रृंखला है, जिनके समृद्ध श्रृंखला में केवल कार्बन हो और कोई ना पाया जाता हो। क्या हो? केवल कार्बन हो, ओनली कार्बन हो और कुछ ना पाया जाता हो। बात समझ में आया? ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? समचक्रीय यौगिक बोलते हैं। अब फिर से ये दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड यानी वे कंपाउंड जो एलिफैटिक कंपाउंड से, वे कंपाउंड जो एलिफैटिक कंपाउंड से समानता रखते हैं। ऐसे कंपाउंड जो एलिफैटिक कंपाउंड से क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। बात क्लियर हुई? जो एलिफैटिक कंपाउंड से समानता रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे बात करें एग्जांपल के तौर पे CH2 CH2 H2C, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको हम? साइक्लोप्रोपेन। नाम लिखिएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। बात समझ में? तो ये एक तरह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह हमारा CH2 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 CH2, ये क्या है हमारा? ये है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना। इसी तरह से हमारा है, मान लो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ? H2 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 H2, इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे हम? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह मान लो हमारा है इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। बात समझ में आया? और ये क्या करते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड से क्या करते हैं? समानता भी प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? मिटाया जाए, नोट कर लीजिएगा फटाफट। मिटाया जा रहा है, नोट करेंगे तुरंत, नोट करेंगे 1 2 3 4, जल्दी नोट करिएगा। चलिए प्यारे से संगीत में दुनिया के साथ में
तो अगला हमारा है एलिफैटिक, क्लियर हो गया, ठीक है, सभी को एलिफैटिक कंपाउंड के बारे में पता चल गया। अब बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, जो हमारा दूसरा था उसमें, ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए जो वर्ड एरोमेटिक है, जो वर्ड एरोमेटिक आ गया, एरोमेटिक, तो जो वर्ड एरोमेटिक है वो एक वर्ड है, ठीक है ना, एरोमा, क्या है, एरोमा, ओहो, एरोमा, एरोमा, क्या है, एरोमा, वर्ड एरोमा से बना है, ठीक है। तो वर्ड एरोमा जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्वीट स्मेल, क्या होता है, स्वीट स्मेल, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड, स्वीट स्मेल, मीठी सी गंध, ठीक है ना। तो इस वजह से उसको वर्ड एरोमा कहा जाता था, मतलब ये जो वर्ड एरोमेटिक है, ठीक है, इसमें से क्या होता था, स्वीट स्मेल वाले जितने भी कंपाउंड होते थे उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते थे। बट फिर भी आज के समय में आपकी केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले था, ठीक है, आज ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड जाएंगे, तो वह समचक्रीय, वह समचक्रीय यौगिक, यौगिक जिनके जिनके समवृत्त श्रृंखला, जिनके समवृत्त श्रृंखला में कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य हो, जी, वह समचक्रीय यौगिक जिनके समवृत्त श्रृंखला में कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, बस क्लियर हुआ। तो जैसे फॉर एग्जांपल खुद बेंजीन साहब को ले लो, खुद बेंजीन साहब को ले लो, ये क्या है हमारा, बेंजीन है, याद करते चलिएगा सभी लोग, रासायनिक सूत्र C6H6, बेंजीन हो गया आपका, टालुइन हो गया आपका, टालुइन हो गया, ओहो, टालुइन हो गया, ठीक है ना, C6H5CH3, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, टालुइन, क्या बोलेंगे, टालुइन, ठीक है। जैसे आपका फिनॉल हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया, अभी अल्कोहल वगैरह पढ़ोगे भर भर के आएगा इसमें, ठीक है ना, जब अल्कोहल पढ़ोगे तो एकदम से भर, एरीन पढ़ोगे, टालुइन वगैरह बहुत जबरदस्त आएगा। तो इस तरह से जो है ये कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आया, चलिए इसी तरह से हमारा अगला है, ये तो हो गए समचक्रीय यौगिक। अब इसी में देख लेते हैं जो दूसरा वाला हमारा था, दूसरा था विषम चक्रीय, जल्दी से देख लेते हैं, विषम चक्रीय यौगिक, क्या, विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, उसमें क्या होता था, जिसमें समवृत्त श्रृंखला में कार्बन कार्बन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन की जगह कम से कम एक कार्बन की जगह कोई और आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो इसके जगह पे क्या बोल देते हैं हम, फ्यूरॉन, फ्यूरॉन का एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, फ्यूरॉन, ठीक है ना। तो जो फ्यूरॉन होता है विषम चक्रीय यौगिक, बात क्लियर हुई, फ्यूरॉन हो गया आपका, ठीक है, जैसे पायरॉल हो गया, ठीक है, पायरॉल हो गया आपका, पायरॉल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, ठीक है ना, पायरॉल, बात क्लियर हुआ, ठीक, बात क्लियर हुआ, पायरॉल,
ठीक है, बात क्लियर हुआ। चलिए, तो इस तरह से जो हमारे होते हैं, ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। आगे की क्लासेस में हम आईपीएससी और आईपीएससी से रिलेवेंट कुछ बातें देखेंगे, ठीक है ना। जैसे हम देखेंगे एल्किल ग्रुप क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके बाद आईपीएससी नेमिंग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह बने रहिए सिमिलर क्लासेस के साथ, आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको एकदम से फ्री में अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे, और ऐसे धीमे धीमे आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो है हम तक पहुंच पाए, और जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का, ये जो एक सिस्टम जो है उसका लाभ ले पाए, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ जो है एक बार फिर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल, और इसी तरह जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट, एक नए क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।